तो हमने ये कर ली थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थोड़ी सी मैंने आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ सारी जो ये पे है, यहाँ पे देखिए ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ये सारी चीज़ें ना इन पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इन पे इस सारे पैराग्राफ की बजाय मुझे एक अच्छी स्लाइड मिली है नेट से, तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ज़रा डिटेल में समझाया हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जब आप उस मटेरियल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस फोर्स को कैसे रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ हमारी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक मटेरियल है, लेट्स सपोज स्टील का हमारे पास स्केल है, जो स्टील वाला स्केल होता है आपके पास वो है। आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, इस तरफ को वो बेंड हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बेंड हो जाएगा। आप फोर्स उसकी रिमूव कर दें, वो वापस आ जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, वो परमानेंटली बेंड हो जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा। तो ये बेसिकली उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि अगर आप कम फोर्स लगाएं तो वो वापस आ सकता है, और अगर आप ज़्यादा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें तो और वो परमानेंट बेंड हो जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो वो स्टील स्केल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम आगे स्टडी करेंगे। ऑलमोस्ट 12 किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं, एक कोई भी हमारे पास मटेरियल है लाइक स्टील है उसके ऊपर, तो वो किस तरह बिहेव करता है। तो अब स्टील वाले स्केल की यही बिहेवियर होगा कि ये इलास्टिक है। इलास्टिक क्या होता है कि बेसिकली जब इसको फोर्स लगाई तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, और अगर हम इसको ज़्यादा फोर्स लगा दें तो ये परमानेंट बेंड हो जाएगा। तो ये सारी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, लाइक मटेरियल की कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी स्मेल कैसी है, ये चीज़ें फिजिकल होती हैं जो आंखों से देख सकते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो हम हमारे कोर्स में हैं और जो थ्योरी इसमें मैकेनिक्स ऑफ मशीन के अंदर हैं, वो बेसिकली यही है हमारे पास कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसमें 3 चीज़ें उसने बताई हैं, डिफॉर्म, यील्ड पॉइंट और ब्रेक पॉइंट। तो ये तो हम पहले भी जो हमने डायग्राम ये पढ़ी थी स्लाइड्स में यहाँ पे, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था थोड़ा सा कि ये वाला जो होता है ये रप्चर होता है, उसने ब्रेकिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ये वाला हमारे पास यील्ड पॉइंट है और ये मैक्सिमम है। तो मोस्टली हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं। तो मोस्टली हमारा मटेरियल इन तीनों पे बिहेव करता है कि एक यील्ड पॉइंट आता है, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है और एक रप्चर पॉइंट आता है। तो मोस्टली वो कह रहे हैं कि यही 3 बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, नेचर, और ये बेसिकली था कि डिफॉर्म, यील्ड और ब्रेक पॉइंट। अब नेक्स्ट में उसने बताया स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस हमें पता है फोर्स ऑफ एरिया होता है। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ही हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की देख सकते हैं। इस वजह से वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पहले एक्सप्लेन करा। देन अब सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ। एस फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल इज इट्स कैपेसिटी टू विदस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। या ये वाली डेफिनेशन देखें, सिंपल लिखी हुई है, एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू विदस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर। क्या मतलब है कि एक मटीरियल ऐसा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं पर वो बेंड भी नहीं हो रहा और वो फेल नहीं हो रहा। बेंड फेलियर का मतलब ये है कि वो ब्रेक भी नहीं हो रहा, बेंड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर हम टीएस डायग्राम पे चले जाएं तो लेट्स सपोज ये एक मटेरियल है और एक और मटेरियल है जिसकी टीएस डायग्राम कुछ ऐसे करके बनती है, ऐसे करके लेट्स सपोज यहाँ जाके वो फ्रैक्चर होता है। तो अब मैं कहूँगा कि जो ये येलो वाली लाइन मैंने लगाई है ये उस मटेरियल की होगी जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगी है। देखिए ना, ये फोर्स थी हमारे पास इस तरफ, ये यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ है। तो इस पर स्ट्रेस ज़्यादा लगी है, ज़्यादा फोर्स हमने लगाई है, ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हुई है। तो इसका क्या मतलब है, इस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है। क्योंकि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है कि वो एक्सटर्नल जो लोड है उसको बियर कर लेगा विदाउट फ्रैक्चर या विदाउट फेलियर। तो ये मटेरियल की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखें वो दिखा रहा है कि वो पेंसिल है, उसको बेंड कर रहे हैं, वो ब्रेक नहीं कर रही,
तो बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ है। एक ऐसी पेंसिल हो जिसको आप फ़ौरन टर्न करें, फ़ौरन ब्रेक कर दें, इसका क्या मतलब होगा कि उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो मैंने आपको यही कहा था कि इस डायग्राम से हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं। तो मैंने वो डायग्राम अगर दिखाई थी कि एक मटेरियल उसकी डायग्राम ज़्यादा दूर जाती है, ज़्यादा एंड पे जाके रप्चर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ समझ आ गई। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल विल विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये वाली। देखें उसके फ़ौरन बाद ही रप्चर हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये बर्दाश्त करता है और उसके बाद रप्चर हो जाता है, मतलब उसके बाद तो स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है ना, तो मैक्सिमम यही वो बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट पॉइंट हमारा स्ट्रेस को शो कर रहा है कि ये स्ट्रेस, ये बेसिकली स्ट्रेंथ है उसकी, ये वाला पॉइंट स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि इतनी स्ट्रेस वो बियर कर लेगा, ये उस मटेरियल की स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, तो सबसे पहला हमारा मटेरियल था प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिसिटी, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? इलास्टिसिटी। ये लिख लेते हैं। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? आपने वो एफएससी में भी एग्जांपल पढ़ी होगी कि आपके पास एक स्टील का रॉ स्केल है, उसको आप बेंड करते हैं, वो फ़ौरन वापस आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है। बेसिकली इलास्टिक वो प्रॉपर्टी है जिस जिस स्पीड से वो मटेरियल वापस आएगा अपनी ओरिजिनल हालत में। इलास्टिक बैंड है, इलास्टिक बैंड को नाम तो उसको इलास्टिक दिया है, पर वो कम इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसको वापस आने में थोड़ा कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि स्टील है, उसको आप जब फोर्स लगाएंगे वो बेंड भी कम होगा और फ़ौरन से अपनी असली हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से जो स्टील है उसको हम कहते हैं ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि इलास्टिक की बेसिक डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बाय विच डिफॉर्मेशन काज्ड बाय अप्लाइड लोड डिसअपियर्स अपॉन रिमूवल ऑफ लोड। अब देखिए यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये बीम है, नीचे का फोर्स लगाई, ये चेंज इन लेंथ आ गई उसमें, मतलब क्या है, वो एक्सटेंड हो गया, और जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की ये अपनी रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। तो वो मटेरियल क्या है हमारे पास? इलास्टिक है। रबर भी इलास्टिक है, स्टील भी इलास्टिक है, पर स्टील ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि वो अपनी असली हालत में जल्दी वापस आ जाता है, इस वजह से उसको ज़्यादा इलास्टिक कहते हैं। क्योंकि इलास्टिक की डेफिनेशन यही है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल काज्ड बाय अप्लाइड और डिसअपियर्स, कि जितनी जल्दी उसमें ख़त्म हो तो स्टील में जल्दी ख़त्म होती है। या ये दूसरी डेफिनेशन देखें, ये बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज द पावर ऑफ कमिंग बैक। तो बेसिकली ये पावर है जितनी जल्दी वो वापस आएगा। तो इलास्टिक मीन रिवर्सेबल भी उसने लिख दिया, समझ, ये बेसिक सिर्फ याद रखने के लिए कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो वापस आ सकता है, रिवर्सेबल है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी मटेरियल की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इलास्टिसिटी की एग्जांपल थी। अब है प्लास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का उलट होगा। क्या मतलब होगा कि अगर हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई है और उसकी लेंथ चेंज हो गई है पर वो वापस अपनी असली लेंथ में आता ही नहीं है, तो फिर वो क्या है? प्लास्टिसिटी। अब इसमें सबसे पहले एक बात तो ये है कि ये मैंने आपको बताया कि आपने मटेरियल पे फोर्स लगाई, उसकी लेंथ चेंज होगी। लेंथ उसकी पहले ये था, आपने फोर्स लगाई इस तरफ को, अब उसकी लेंथ ये होगी, ये लेंथ हो गई। अब आप इसके ऊपर से फोर्स रिमूव कर देते हैं तो ये वापस असली असली हालत में नहीं आएगा, तो फिर वो क्या है? मटेरियल प्लास्टिक है। अच्छा, जो मटेरियल इलास्टिक है वो प्लास्टिक भी हो सकता है। लेट्स सपोज स्टील था, स्टील पे अगर आप 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो वो वापस आ जाएगा, पर अगर आप इसको 2000 न्यूटन कर देंगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा, वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसके अंदर। वो स्टील वाले स्केल की एग्जांपल, तो वो बेसिकली फिर प्लास्टिक रीजन में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल इलास्टिक है तो वो प्लास्टिक भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि मोस्टली जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो इलास्टिक होते हैं पहले थोड़ी सी लिमिट तक, और उसके बाद प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
प्लास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है विदाउट रप्चर और फेलियर, और फेल नहीं होता, ब्रेक नहीं करता, पर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। ये एग्जांपल दिया उसने कि ये हमारे पास रॉड था, इसके ऊपर नीचे का फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ ये अब ये वाली होगी। अब इसमें देखिए उसने लिखा है इलास्टिक प्लस प्लास्टिक, क्योंकि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ तक इसको पुल करते, यहाँ तक ये सिर्फ इतना पुल करते हैं और फिर छोड़ते, तो हो सकता है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता। ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, और हमें कहाँ से पता चलती है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताएगी कि इलास्टिक है या प्लास्टिक है, ठीक है। अब जब ये प्लास्टिक से भी, ये इलास्टिक रीजन यहाँ तक था, इलास्टिक से भी आगे प्लास्टिक में चला गया, तो अब रिलीज किया, तो जो इलास्टिक था वो तो वापस चला जाएगा, पर जो प्लास्टिक रीजन है वो वापस नहीं जाएगा। देखें ये अब हमारे पास लेंथ बची है और ये इससे कम है, देखें ये इतनी जो है, देखें ये इतना सा पोर्शन ये वापस चला गया, क्योंकि ये इतना हमारे पास इलास्टिक था, तो इलास्टिक वाला रीजन वापस चला जाएगा, पर जो प्लास्टिक है जो परमानेंट डिफॉर्म हो गया वो वापस नहीं जाएगा। तो प्लास्टिसिटी ये है कि जो मटेरियल आप फोर्स लगाते हैं परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या है? प्लास्टिक रीजन। और हम ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक तो एक तो वो आता है ना जो आप घर में यूज़ करते हैं, जिसकी चीज़ें वगैरह भी होती हैं, उस प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, ये मटेरियल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी थी प्लास्टिसिटी। अच्छा, ये अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कि कैसे पता चलेगा इलास्टिक है या प्लास्टिक है। ये हमारे पास स्ट्रेस है, इस तरफ क्या है? स्ट्रेन है, ये लिखा हुआ है स्ट्रेन है, इस तरफ लिखा है स्ट्रेस है। अच्छा, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये वाला यील्ड पॉइंट आता था, यील्ड पॉइंट हम वाई से शो करते थे, स्ट्रेस के साथ वाई लिख देते थे, तो यील्ड पॉइंट तक उसने बताया कि हमारे पास क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन ही होती है। कोई भी मटेरियल, मतलब ये डायग्राम, एक मटेरियल लिया, वो आपने उसको पुल किया, ये डायग्राम बन गई, कंप्यूटर ने बना दिया आपके पास, तो आपको पता चल गया कि अच्छा 6000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 60,000 स्ट्रेस तक हमारे पास वो मटेरियल जो है वो इलास्टिक रीजन में है। इलास्टिक का मतलब क्या है? कि जब उसके ऊपर वो फोर्स 6000 रिमूव करेंगे, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जो उसमें डिफॉर्मेशन हुई है वो वापस ज़ीरो हो जाएगी यील्ड पॉइंट तक। यील्ड पॉइंट के बाद हमारे पास उसने देखें लिखा हुआ है प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बताया कि हमारे पास क्या है? प्लास्टिक रीजन चला गया। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या? परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आके अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे तो थोड़ा सा अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा, पर कंप्लीटली ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा सकता, तो ये प्लास्टिक रीजन है। और उसके बाद ये वाला पोर्शन जो यहाँ से नीचे को जानी शुरू करता है, बेसिकली ये नेकिंग होता है। नेकिंग में क्या होता है कि आपके पास ऐसे मटेरियल है ना, ऐसे करके ये आप इसको नीचे को पुल करते हैं तो इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि फिर इसका ये वाला जो है ये कम होना शुरू हो जाता है, मतलब ये लंबा होना शुरू हो जाता है, ऐसे पतला होना शुरू हो जाता है। देन एक टाइम आता है कि एक जगह से ये ज़्यादा पतला हो जाता है, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। इस ये वाला मटेरियल है, इसकी लेंथ ये हुई, फिर ये हुई, तो ये जब यहाँ से ऐसे करके होना शुरू हो जाता है ना, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है ऐसे करके, ऐसे, तो इस चीज़ को नेकिंग कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेकिंग, इस डायग्राम में। अच्छा, और फिर आपका एक शुरू से शायद माइंड में क्वेश्चन आता हो कि एंड पे जाके स्ट्रेस कम क्यों हो जाती है? तो बेसिकली ये है कि हमारे पास ओरिजिनल जो था वो ये था, ये एरिया था, ये वाला ये एरिया था, इसके ऊपर स्ट्रेस लग रही थी, जब आप फोर्स लगा रहे थे इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रही थी, स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जब नेकिंग होगी, लाइक इसी मटेरियल की नेकिंग होगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये नेकिंग होगी। अब देखें ये यूनिफॉर्म नहीं रहा, यहाँ से इसका एरिया कम हो गया। अब जब एरिया आपके पास कम हो गया है तो क्या है कि हमारे पास हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया थोड़ा है, और वो क्या ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब नेकिंग स्टार्ट होगी, इस जगह पे उसने बताया नेकिंग स्टार्ट होगी, नेकिंग स्टार्ट होगी तो अब आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया कम रह गया, और कम एरिया वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इस वजह से ये फोर्स नीचे को जानी शुरू हो जाती है कि अब आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, और वो ब्रेक हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस नेकिंग की वजह से। तो अब मेरा ख्याल कुछ और चीज़ें भी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में समझ आ गई हैं। थोड़ा सा ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी था और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चल रही हैं, कि अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करनी हो तो आप कैसे चेक करेंगे।
ठीक हो गया, तो प्लास्टिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टिफनेस। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या, स्टिफनेस। अब ये द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। इसका क्या मतलब है कि डायग्राम में जाते हैं कि एक मटेरियल है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो डिफॉर्म ही नहीं हो रहा। एक तो ये मटेरियल है ना, ऐसे करके ये यहाँ तक कितना डिफॉर्म हुआ, उसने लिखा है 0.002 मीटर डिफॉर्म हो गया। तो ये एक मटेरियल है, इलास्टिक है। अब एक मटेरियल है, उसकी डायग्राम, उसकी जो ये लाइन बनेगी वो लेट्स सपोज ऐसे बनती है, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। अब देखिए, अब इस मटेरियल में जिसकी मैंने ये पिंक लाइन बनाई है, 0.002 कहाँ जाके आया है, ऑलमोस्ट यहाँ जाके। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये मटेरियल स्टिफ है। स्टिफ का क्या मतलब है कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी अलाउ नहीं कर रहा, कि आप इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं पर ये डिफॉर्म नहीं हो रहा, इलास्टिकली डिफॉर्म भी नहीं हो रहा। इलास्टिक डिफॉर्म का क्या मतलब है कि जब मैं ये फोर्स रिमूव करूंगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा मटेरियल जो रेजिस्ट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिफ। स्टिफ का मतलब क्या है कि वो बहुत लाइक आप उसको उर्दू में यही कह सकते हैं कि वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, जैसे उसने रिजिड लिखा है। रिजिड क्या होता है, बंदा ऐसा जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, अपने सूलों पे कायम है, तो वो रिजिड है। स्टिफ है मटेरियल कि आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं पर वो इलास्टिकली डिफ्लेक्ट नहीं होता, रेजिस्ट करता है। एक ना एक टाइम आएगा कि वो डिफॉर्म हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद। तो फिर ऐसा मटेरियल आपके पास क्या है, स्टिफ है। ठीक हो गया, तो ये चौथी प्रॉपर्टी स्टिफनेस भी होगी। स्टिफनेस के ऑपोजिट होता है सॉफ्टनेस, वो भी हम साथ ही कर लेते हैं अगर आगे आएगा। फिफ्थ है सॉफ्टनेस, वो स्टिफनेस से उलट होगा। क्या होगा कि आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, वो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे। क्या आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई और वो 0.002 तक वो है, क्या हो गया, डिफॉर्म भी हो गया। अब 6000 तक लगाएंगे तो हो सकता है वो 1 मीटर तक डिफॉर्म हो जाए, ये वाली जो है वो आगे जाके किसी जगह पे पॉइंट पे आगे जाके मैच करे लाइन। तो फिर वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है, कि वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहा चेंज को, फोर्स को। तो वो हमारे पास मटेरियल होता है सॉफ्ट। तो स्टिफनेस भी हो गया, स्टिफनेस क्या होता है कि वो रेजिस्ट कर रहा है डिफ्लेक्शन को, और सॉफ्ट क्या हो गया कि वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर रहा फोर्स को, डिफ्लेक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डक्टिलिटी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। डक्टाइल मटेरियल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो अलाउ करता है कि उसकी हम शेप को चेंज कर सकें। जैसे उसने यहाँ पे बताया, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अनेबल्स इट टू ड्रा इनटू थिन वायर्स, मतलब कि आप उसकी इतनी ज़्यादा उसको शेप चेंज कर सकते हैं उसकी, कि पतली सी तार बना लिया आपने। तो जैसे कॉपर है, कॉपर की वायर्स होती है ना, तो कॉपर बेसिकली डक्टाइल मटेरियल है, तभी उसकी वायर्स बन जाती हैं कि आपने उसको इतना बेंड कर लिया, इतना पतला कर लिया कि उसकी वायर भी बन गई, इतना उसको आप चेंज कर लिया, तो वो क्या मटेरियल क्या हमारे पास, डक्टाइल है। अब मैं इसको वापस इस डायग्राम पे चला जाता हूँ कि एक मटेरियल है वो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके उसकी कर्व ऐसे करके बन रही है, और एक मटेरियल है वो उसकी ऐसे करके बन रही है। तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये डक्टाइल है कि मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई वो डिफॉर्म हो गया। तो वायर की एग्जांपल है कि आप उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्म हो जाती है, तो बेसिकली वो क्या है हमारे पास, डक्टाइल है। ठीक हो गया। डक्टाइल के ऑपोजिट होता है ब्रिटल, मेरे ख्याल नेक्स्ट उससे होगा ब्रिटल। ये भी डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी को बता रहा है। अच्छा, इसके डक्टाइल से ऑपोजिट होता है ब्रिटल। ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल होता है। ब्रिटल क्या होता है, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट। बेसिकली क्या है, ब्रिटल क्या है, डक्टाइल के बिल्कुल ऑपोजिट। डक्टाइल मैंने ये मटेरियल बनाया था कि उसको आप शेप दे सकते हैं वायर्स में। ब्रिटल मटेरियल का मैंने आपको बताया था ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ जाके वो ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली क्या है उसमें, ये आगे वाला यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये आगे वाला रीजन है ही नहीं। तो ये बेसिकली डक्टिलिटी है। और अगर यहाँ ही ब्रेक कर जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ग्लास है, ग्लास को आप तार की फॉर्म में नहीं बना सकते। अगर आपने कभी ग्लास वायर की फॉर्म में देखा होगा तो वो कोई प्लास्टिक की टाइप होगी। ओरिजिनल ग्लास को आप वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
वो डक्टाइल मटेरियल है और उसको आप जब फोर्स लगाएंगे वो ब्रेक कर जाएगा, वो शेप उसकी चेंज नहीं होगी, ये ना उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी ना नेकिंग होगी, ये कुछ भी नहीं होगा उसमें। इस पॉइंट पे ही आपके पास क्या है, ये फेलियर आ जाएगा। थोड़ी सी उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया था, वो आप आई से नहीं देख सकते, पर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल, कि जिसकी आप बिल्कुल शेप चेंज नहीं कर सकते, उसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो मटेरियल हमारे पास क्या हो गया, ब्रिटल है। ठीक हो गया। अच्छा, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ कि आप जो आपके पास मटेरियल है, 8 पॉइंट लिख लेते हैं मेलेबिलिटी, कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, आपने उस पर फोर्स लगाई, जैसे उसने बताया कि इसके पत्थर के ऊपर फोर्स लगाई और उसको क्या किया, एक प्लेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मतलब शीट को कन्वर्ट कर लिया। तो ये गोल्ड की बात कर रहा है, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, कि आपने उस पर फोर्स लगाई और आपने उसको किसी भी शीट में कन्वर्ट कर लिया, तो वो मेलेबिलिटी है। अच्छा, मेलेबिलिटी और इसके एक था डक्टिलिटी, कि डक्टिलिटी भी सेम था, मेलेबिलिटी भी सेम है। डक्टाइल भी मैंने आपको कहा था कि आपने उस पर फोर्स लगाई, उसको वायर में कन्वर्ट कर लिया। डक्टाइल और मेलेबिलिटी का क्या है, कि वो आपने फोर्स लगाई और उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे उसने लिखाया हुआ है कि डक्टिलिटी इज टेंसाइल क्वालिटी वाइल मेलेबिलिटी इज कंप्रेसिव क्वालिटी। वायर को आपने, ये आपके पास ये मटेरियल था, ये आपने इसको पुल करना है, पुल करके आपने इसको लंबी वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो वो बेसिकली क्या, डक्टिलिटी। ठीक है। और मेलेबिलिटी क्या है आपके पास, कि ये आपके पास मटेरियल था, ऐसे आपने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के आपने इसको ऐसे चकोर सी शीट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास क्या है, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या है, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स लगा के शीट में कन्वर्ट किया। और टेंसाइल क्वांटिटी क्वालिटी उसने बताया कि आपके पास डक्टिलिटी, कि आपने पुल किया, फोर्स लगाई, एक्सटेंड किया उसको, पॉजिटिव फोर्स लगाई और देन उसको वायर में कन्वर्ट किया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिलियंस। 9वीं चीज़ हमारे पास क्या आ गई, रेजिलियंस। इसमें क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्जर्व एनर्जी इलास्टिकली, कि आपने एक मटेरियल को फोर्स लगाई उस पर और उसने एनर्जी स्टोर कर ली है, देन आपने उसको रिलीज़ की और उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी। जिस तरह हमारे पास स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग जिस मटेरियल का बनता है वो मटेरियल रेजिलियंस होता है, कि वो बेसिकली क्या है, कि आप जब वो आपको गाड़ी में जंप लगता है या बाइक पे जंप लगता है, तो वो कंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा मटेरियल, एंड देन जब वो जंप खत्म होता है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो बेसिकली क्या है, कैपेसिटी या एनर्जी स्टोर करने की, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है एंड देन फ़ौरन से रिलीज़ भी कर देता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, रेजिलियंस होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 10वीं प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस बेसिकली क्या होती है, कि आप किसी, अगर एक मटेरियल हार्ड, उसको क्या क्यों हार्ड कहेंगे, कि आप उसके ऊपर स्क्रैच नहीं लेसपोज लगा सकते हैं। और ये उसने बताया कि ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी मटेरियल ऐसा कि आप उस पर स्क्रैच करने की कोशिश करें पर आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकेंगे। अगर आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते तो वो हार्ड है, अगर आप उसको स्क्रैच कर लेंगे तो फिर वो हार्ड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हार्डनेस। हार्डनेस मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम है एज स्ट्रेंथ। और ये ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मैंने आपको बता दिया था कि डक्टिलिटी की अपोजिट होती है ब्रिटलनेस। डक्टाइल क्या होता है, कि आप उसको फोर्स लगाते हैं, वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है एंड देन प्लास्टिक के बाद आप उसकी तार वगैरह बना लेंगे। ब्रिटल मटेरियल में क्या है, कि आपने फोर्स लगाई और ब्रेक कर गया। यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है कि ये डक्टाइल मटेरियल है, आपने फोर्स लगाई तो इसका ये डाया कम होना शुरू हो गया, तो आप इसको शेप कन्वर्ट कर ली। ब्रिटल मटेरियल के आपने फोर्स लगाई तो यहाँ से ब्रेक कर गया, डाया कम नहीं हुआ उसका, पर यहाँ से ब्रेक कर गया, तो ये डक्टाइल मटेरियल था। ग्लास, कास्ट आयरन, देखें उसने 2 एग्जांपल दिए कि दोनों हमारे पास क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रीप। क्रीप बेसिकली क्या है हमारे पास, अच्छा ये 10वीं प्रॉपर्टी थी हमारे पास। 10th प्रॉपर्टी थी हार्ड, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस तो हमने कर ली थी, हार्डनेस थी, हार्डनेस। अब नेक्स्ट हमारे पास 11वीं प्रॉपर्टी है क्रीप। क्रीप बेसिकली क्या है, क्रीप
क्रीप का मतलब ये है कि एक आपके पास मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो पहले अगर उसने ब्रेक करना था, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी ये वाली, जो यहाँ पे डायग्राम में ना मैक्सिमम पॉइंट आता है, टीएस डायग्राम, ये मैक्सिमम पॉइंट ये वाला, जो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है ये, कि अगर ये पहले मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे था और अगर कोई मटेरियल अब वो किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा है, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये वाला पॉइंट इसका मतलब ये वाली डायग्राम इसकी ऐसे शिफ्ट हो जाए। इसका क्या मतलब है कि ये हाईएस्ट पॉइंट ये आ जाए। तो इसका क्या मतलब है कि ये 60,000 पे पहुंचने से पहले, लेट्स सपोज यहाँ पे 40,000 हो वैल्यू ग्राफ में, तो 40,000 पे ही ब्रेक कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, क्रीप। क्रीप क्या है कि वो प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है आपके उसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। क्रीप, द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद टाइम कांस्टेंट स्ट्रेस इज कॉल्ड क्रीप। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर स्ट्रेसेस इवन बिलो द इलास्टिक लिमिट कैन कॉज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो बता रहा है कि आपके जो इलास्टिक रीजन से पहले ही परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा है। तो क्रीप बेसिकली एक टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर पे मटेरियल का टेम्परेचर पे जो मटेरियल का इफेक्ट है वो टेम्परेचर के ऊपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है फटीग। वेल फटीग, ये फटीग वही है कि अगर आप, मेरे टीचर थे वो एग्जांपल देते थे कि आप अगर लाहौर जा रहे हैं साइकिल के ऊपर और आपके पास अपना एक बैग है जिसमें आपने अपने एक महीने के कपड़े भी रखे हुए हैं, वो भी आपने अपने साइकिल पे रखा है, और आप अब लाहौर जा रहे हैं साइकिल के ऊपर, तो आपका एक दोस्त मिल जाता है रास्ते में, वो कहता है कि यार तुम लाहौर जा रहे हो तो ऐसा करो कि ये मेरा भी एक 10 दिन का बैग अपने साइकिल पे रख के ले जाओ। तो फिर आप क्या कहते हैं कि यार ये तो फटीग पड़ गई है, ऐसी है। तो बेसिकली फटीग क्या होता है, तो वो फटीग जो चीज़ है वो बेसिकली यहीं से निकली हुई है। फटीग, फटीग क्या है कि फिनोमेना लीड्स टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। कि आप पहले स्ट्रेस में थे, अब आपको उसने अपना एक और काम बता दिया, तो अब आप और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ आपने पहले थोड़ी टाइम बाद थकना था, घंटे बाद थकना था, अब हो सकता है आप आधे घंटे बाद थक जाएं। तो ऐसे ही मटेरियल है। मटेरियल का क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास इसके ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, रोज़ाना 10 लगती है, पर एक दिन लग जाती है 20, एक दिन लग जाती है 30, फिर अगले दिन 10। तो बेसिकली जब रिपीटेड फोर्स लगेंगी, रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस रिपीटेड जब लगती हैं, तो भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, और वो आपका जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है उससे पहले ब्रेक कर सकता है। एक तो है ना कि कांस्टेंट फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो उसके बाद ब्रेक करता है। पर अगर रिपीटिव लगे, लाइक एक दिन 10 न्यूटन लग रही है, अगले दिन 20 लग रही है, फिर 10 लग रही है, फिर इस तरह चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर क्या होगा कि फिर हम उसको क्या कहेंगे, ये फटीग है। फटीग का क्या है कि आपका लोड चेंज हो रहा था बार बार, लोड चेंज होने की वजह से क्या हुआ है कि मटेरियल आपका पहले ही ब्रेक कर गया। वही आपके पास डायग्राम है ये वाली, कि अब आपके पास मटेरियल क्या है, फ्रैक्चर यहाँ पे जाके होता है, तो फिर वो डायग्राम ऐसे करके यहाँ पे लेट्स सपोज यहीं पे फ्रैक्चर हो गया, आपके पास पहले ही हो गया। फ्रैक्चर पहले क्यों हो गया? फटीग की वजह से कि कांस्टेंट फोर्स नहीं थी, फोर्स जो थी वो फ्लक्चुएट करी थी, कभी ज़्यादा होती थी कभी कम होती थी। तो ये हमारे पास 12 प्रॉपर्टीज़ थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपने इनके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, स्लाइड्स में जो लिखा है वो भी लिखना है, जो मैंने बोला है वो भी लिखना है, एंड देन आपने उसको सेंड करना है, मैंने अच्छे से चेक करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर इंटरव्यू में हर जगह पूछी जाती हैं। तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इम्पोर्टेंस देनी है इनको, और बार बार इनको पढ़ना है, याद करना है, डिफरेंस देखना है। नई कोई चीज़ समझ आ रही है आपको कि फटीग क्या है, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो और सर्च कर लें जहाँ पे उसने एनिमेशन से बताया हो, एनिमेशन से समझा दे कि इन स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इन सब में क्या डिफरेंस है। पर ये आप सबको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने आपको बताया था कि मॉम 1 में भी हैं, मॉम 2 में भी, मॉम 3 में भी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप अब हर जगह चलेंगी आगे। और इसमें देखें ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो मैंने सिर्फ इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाई है कि आपने इन पे लाजमी फोकस करना है और अच्छे से इनको याद करना है, आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ये। जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई, आप क्लास में भी आएंगे तो भी मैंने ये सुननी है आपसे
और अगर किसी को ये प्रॉपर्टीज़ ना आई तो बेशक उसके 100 में से 100 मार्क्स हुए, मैंने उसको फेल कर देना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने अच्छे से सबने इसको याद कर लेनी है और अच्छे से इसके नोट्स बना कर अपने पास ऐसे रखने हैं कि वो फॉर एवर हों, क्योंकि मैंने बताया हर जगह ये यूज़ हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टॉपिक था जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, यहाँ पे नेकिंग, ये देखें यहाँ पे नेकिंग लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। ये स्ट्रेंथ बताया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बताया, रप्चर बताया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना अलग अलग करके समझा दी हैं और फिर ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।